ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड शाओ के साथ, जो कि अभी अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट में बेल्ट देने जा रही होती है। वो सोचती है कि वो कब से इस बेल्ट को खरीदना चाहता था और अब उसे बोनस मिल गया है तो वो उसे गिफ्ट करेगी तो बहुत ही खुश होगा। अब जैसी वो डोरबेल बजाती है तो उसका बॉयफ्रेंड दरवाजा खोलता है और शाओ को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम तो ओवर टाइम वर्क कर रही थी ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी अंदर से एक लेडी की आवाज आती है जो कि पूछने लगती है कि कौन आया है, और फिर वो बाहर आने लगती है। तो ली यहाँ पर शाओ को भगाने लगता है कि तुम जाओ यहाँ से। तभी वो लेडी यहाँ पर आ जाती है और शाओ को देखकर ली से कहने लगती है कि अच्छा तो यही वो अनलकी लड़की है जिसके बारे में तुम हमेशा बताया करते थे, तुम्हारी चॉइस तो कितनी बेकार है। तो ली कहता है कि मिस यू, आखिर इसका कंपैरिजन मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ, ये आपके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। शाओ बहुत ही अपसेट हो जाती है और ली को गुस्से में चिल्लाने लगती है कि हम दोनों इतने टाइम से डेट कर रहे थे और तुमने मेरे साथ ये क्या किया। फिर वो यहाँ पर मिस यू को देखती है और शॉक हो जाती है कि वो तो उसकी बॉस है। फिर यहाँ पर मिस यू कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी कंपनी की एम्प्लॉय हो। ली कहता है कि मिस यू, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये बस एक छोटी सी एम्प्लॉय है और ये मेरी कुछ भी नहीं है। और फिर ली शाओ से कह देता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मैं जिसे डेट कर रहा हूँ वो मिस यू है। तो शाओ रोते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम इसे डेट कर रहे हो तो फिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे। तभी शाओ की बॉस उसे कह देती है कि मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ, कल से तुम्हें कंपनी में आने की जरूरत नहीं है। और फिर लीज के हाथ में गिफ्ट देख लेता है और कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए बेल्ट लेकर आई थी, तुम तो सच मेरा पीछा छोड़ ही नहीं पा रही हो। तभी मिस यू से चिल्लाती है आखिर तुम इसके मामूली से बेल्ट के लिए क्यों इतना खुश हो रहे हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें तो कोई चीज की कमी नहीं होगी। तो ली कहता है कि मिस यू आप बिल्कुल सही कह रही है, और फिर ये शाओ के गिफ्ट को भी बाहर फेंक देता है और उसे भी बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेता है। फिर शाओ बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और बाहर रास्ते में बैठकर रो रही होती है और याद करने लगती है। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाओ अपने बॉयफ्रेंड ली को कॉलेज टाइम से ही डेट कर रही थी और दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश थे। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शाओ रोते हुए सोचती है कि उसने उसके लिए इतना कुछ की पर वो आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शाओ घर आने के बाद कॉमिक पढ़ते हुए स्नैक्स खा रही होती है और सोच रही होती है कि कॉमिक वाले मैन तो कितने ज्यादा अच्छे हैं। पर फिर अचानक से वो फिर से रोने लग जाती है और सोचती है कि आखिर मैं इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती हूँ, मुझे ऐसे टाइप का मैन कैसे पसंद आ सकता है। लेकिन अब कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो चुका है तो मुझे सैड होने की क्या जरूरत है, वो भी ऐसे टाइप के मैन के लिए, बिल्कुल नहीं। पर फिर वो और ज्यादा रोने लग जाती है और सोचती है कि लेकिन अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं रही। फिर वो गॉड को चिल्लाने लगती है कि गॉड आखिर आप मेरे साथ इतना अनफेयर क्यों हैं, क्या आप मुझे एक अच्छा लड़का नहीं दे सकते थे। जैसे ही शाओ ऐसा बोलती है तो मैजिक होता है और उसके कॉमिक का हीरो बाहर आ जाता है। शाओ तो उसे देख के डर जाती है और कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे घर पे कैसे आ गए। तो ये बताता है कि मेरा नाम फैंग है और तुम्ही ने तो मुझे यहाँ पर बुलाई हो। तो शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें बुलाई हूँ। फिर वो याद करने लगती है कि अभी वो गॉड को चिल्लाकर यही कह रही थी कि उसे एक अच्छा लड़का चाहिए। फिर वो इसे कहती है कि मैं तो बस गॉड को ऐसे ही कंप्लेन कर रही थी। तो ये कहता है कि तुमने एकदम राइट टाइम पर और राइट जगह पर विश मांगी इसलिए तुम्हारी विश पूरी हो गई। तो शाओ कहती है कि यानी गॉड ने तुम्हें मुझे रिवॉर्ड के तौर पे दिया है। तो कहता है कि हाँ, लेकिन बस मैं सिर्फ 7 दिन तक ही एग्जिस्ट करने वाला हूँ और फिर 7 दिन के बाद मैं गायब हो जाऊंगा। शाओ ये सुनकर सोचती है कि लगता है मैं सपना देख रही हूँ। फैंग इसे बताने लगता है कि इन 7 दिनों में मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करने वाला हूँ, तो मुझसे जो चाहे वो विश मांग सकती हो, लेकिन हाँ 7 दिन बाद मेरी क्रिएट की हुई चीजें भी गायब हो जाएंगी। शाओ सोचने लगती है कि मैं तो सच में सपना ही देख रही हूँ। फिर वो इसे कहती है कि ठीक है, मैं विश मांगना चाहती हूँ कि मुझे ब्यूटीफुल भी होना है और अमीर भी। तो ये कहता है कि एक्सक्यूज मी, ब्यूटीफुल बनना और अमीर बनना ये 2 अलग अलग विशेष हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम लकी हो क्योंकि मेरे पास वो चीज है जिससे तुम अपनी ये दोनों विश पूरी कर पाओगी। और फिर वो अपना कार्ड निकालता है और कहता है कि मेरे पास अनलिमिटेड पैसे। तो शाओ इसका कार्ड देखती कहती है कि अच्छा तो तुम एक ओवर बियरिंग सीईओ हो। फिर फैंगी से कहता है कि चलो अब टाइम आ गया है, मैं अब तुम्हारी विशेष पूरी करूंगा। फिर वो इसे बाहर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी कार्स आती है और गार्ड्स बाहर निकलते हैं। फैंगी से बताता है कि अब से ये सारे तुम्हें सर्व करेंगे। फिर यहाँ पर ये सारे गार्ड्स शाओ का वेलकम करने लगते हैं और उसे कार में बैठने के लिए बोलते हैं। शाओ तो देखती रह जाती है और फिर वो कार में बैठकर सोचती है कि ये सपना तो बिल्कुल रियल की तरह है। और फिर वो फैंग का फेस पकड़ के सोचती है कि मैं सपने में इतना हैंडसम मैन देख रही हूँ। फिर इसके बाद फैंग शाओ को ब्यूटी पार्लर लेकर जाता है और वहाँ पर बहुत सारे पैसे देकर उसका अच्छा सा मेकओवर करने के लिए कहता है। और फिर वो उसके लिए महंगी महंगी ड्रेसेस खरीदता है और जब वो ड्रेस ट्राई करके आती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। फैंग पूछता है कि बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें आज का दिन अच्छा लगा। शाओ कहती है कि मुझे पता नहीं था कि रिच लोगों की दुनिया ऐसी होती है। तो ये कहता है कि सिर्फ इतनी ही नहीं, अभी तो और भी कुछ बाकी है। फिर वो इसे एक विला के बाहर लेके जाता है और यहाँ पर बहुत सारे सर्वेंट्स और मेड्स शाओ का वेलकम करते हैं।
फिर शाओ यहाँ पर आकर कहती है कि अब टाइम आ गया है, मुझे सपने से बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये कहता है कि तुम सच में सोच रही हो कि तुम सपना देख रही हो? तो ये कहती है कि तो क्या, और फिर वो अपने आप को पिंच करती है तो उसे पेन होता है और सोचती है कि आखिर मुझे सपने में भी पेन क्यों हो रहा है। तो शाओ को समझ आता है कि यानी मैं सच में सपना नहीं देख रही हूँ। फिर यहाँ पर हाउसकीपर कहता है कि मिस आपका डिनर रेडी है। फिर यहाँ पर फैंग शाओ को ले जाने के लिए अपना हाथ देता है और उससे जाके सीट पे बैठा देता है। यहाँ पर 5 स्टार होटल के शेफ ने इन लोग के लिए डिनर बनाया होता है और शाओ इतना अच्छा अरेंजमेंट देखकर कहने लगती है कि सच में ये तो एकदम टीवी शो की तरह है। फिर ये पूछने लगती है कि फैन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितने ज्यादा अमीर हो? तो ये कहता है कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो लाइफ एंजॉय करो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो शाओ कहती है कि यानी ये अमीर लोगों की लाइफ है, पर फिर वो अपसेट हो जाती है और कहने लगती है कि क्या यही वो रीजन है जिसकी वजह से ली ने मुझे धोखा दे दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसी शाओ की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि चलो अब मैं अपने सपने से बाहर आ गई हूँ। तभी हम देखते हैं कि फैंग यहीं पर ही बैठा होता है और वो शाओ को उठते हुए देखकर कहता है कि अब तुम उठ गई। तो वो इसे देखकर शॉक होती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी विश पूरी करने के लिए आया हूँ। तो ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अब तक मेरे सपने से बाहर आ जाना चाहिए था क्योंकि मुझे तो काम पर भी जाना है। फिर शाह को याद आता है और वो कहती है कि अरे हाँ मैं तो भूल गई, मैं तो अब जॉब से फायर हो चुकी हूँ। ये सोचकर ही वो अपसेट हो जाती है। तो फैंग कहता है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारी कंपनी ही खरीद देता हूँ। तो ये सुनकर वो शॉक होती है और फिर वो फैंग के साथ अपनी कंपनी के बाहर पहुंचती है और फैंग से कहती है कि ये कंपनी इस शहर की लार्जेस्ट मीडिया कंपनी है, तो क्या सच में मेरी बॉस तुम्हें अपनी कंपनी बेच देगी? तो ये कहता है कि हाँ, क्योंकि हमारे पास पैसा है, हम उसे पैसा देंगे तो वो कंपनी हमें बेच देगी। तो शाह कहती है कि लेकिन तुमने मुझे बताया था ना कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी दी हुई सारी चीज गायब हो जाएगी, तो पैसे भी तो गायब हो जाएंगे ना। तो ये कहता है कि पैसे गायब होंगे लेकिन कंपनी थोड़ी ना गायब हो सकती है। तो शाह तो सोचने पड़ जाती है और फैंग उसका हाथ पकड़ के उसे कंपनी के अंदर लेके जाता है और वो सोचती है कि मैं पहली बार 13th फ्लोर पर आई हूँ। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, अब से यही तुम्हारा ऑफिस होगा। फिर हम देखते हैं कि कंपनी की बॉस मिस यू यहाँ अपने शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग में होती है और उन लोगों से कहती है कि ये हमारी लास्ट मीटिंग होगी। तो वो लोग पूछते हैं कि क्या सच में आप ये कंपनी बेच रही है? तो मिस यू कहती है कि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो मार्केट प्राइस का डबल पैसा दे सके, तो अगर इतने पैसे में हम कंपनी बेचेंगे तो हमें ही फायदा होगा। ली सभी शेयर होल्डर से कहता है कि ऐसे फूल्स बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो सभी लोगों को खुश होना चाहिए। फिर यहाँ पर मिस यू की असिस्टेंट बताती है कि बॉस आपके क्लाइंट आ गए हैं। तो मिस यू बाहर जाती है उसे पिक करने के लिए और तभी यहाँ पर वो शाओ को देखकर ली से कहने लगती है कि ये तो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। तो वो भी शॉक हो जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर मिस यू शाओ को चिल्लाती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें फायर कर दी थी ना, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंपनी में आने की। फिर ली भी शाओ को समझाने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, फिर भी तुम यहाँ कंपनी में ट्रबल क्रिएट करने आ गई। देखो चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, मेरा काम मत खराब करो। तो शाओ से चिल्लाती है कि तुम छोड़ो मुझे, पर वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो यहाँ पर फैंग इसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। तो ली चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, रुको मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। और वो सिक्योरिटी गार्ड को आवाज देने लगता है। तो फैंग चिल्लाता है और मिस यू से कहता है कि आपका ये बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं है, आप ही ने तो हमें यहाँ पर बुलाया था ना। तो मिस यू पूछती है कि क्या तुम ही प्रेसिडेंट शाओ हो जो यहाँ कंपनी खरीदने आया था। तो फैंग शाओ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं नहीं, ये है। तो मिस यू को बिल्कुल बिलीव नहीं होता और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बस एक नॉर्मल सी लड़की है जिसने ग्रेजुएशन की है, क्या इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये कंपनी खरीद सके। तो फैंग कहता है कि मैंने इसे ये हिम्मत दिया हूँ। और फिर फैंग अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है जो कि बहुत सारे पैसों के बैग्स खोलकर दिखाते हैं और फैंग पूछता है कि क्या इतने सारे पैसे काफी होंगे। तो मिस यू तो इतने सारे पैसे देकर खुश जाती है और कहती है कि हाँ। फिर फैंग तुरंत ही शाओ को सीईओ की चेयर पे बैठा देता है और फिर मिस यू से कहता है कि ये पैसे भी बहुत ही अच्छी चीज है ना। तो ये पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम पैसों से मेरी बेइज्जती करने आए हो। तो फैंग कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ देखने आया हूँ कि ये पैसा मेरे लिए क्या कर सकता है। तुम मेरी तरफ से ये पैसा लो और अपने इस बॉयफ्रेंड को यहाँ से निकाल दो। तो ली मिस यू को मनाने लगता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती हो। फिर मिस यू फैंग से कह देती है कि इतने कम पैसे से तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे ऑर्डर मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदने के लिए डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो मिस यू पूछती है कि आखिर तुम हो कौन जो इस मामूली सी लड़की के लिए इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। तो फैंग उसे चिल्लाता है कि तुम अपने वर्ड्स ध्यान से यूज करो,
अगर तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मैं किसी और कंपनी के साथ कॉपरेशन कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने पैसों के बैग्स को बंद करवा देता है। तो यहाँ पर सभी शेयर होल्डर उसे रोकने लगते हैं कि वो लोग इस बारे में और बात करना चाहते हैं। फिर वो लोग मिस यू को समझाते हैं कि इतना अच्छा ऑफर है, आप खराब मत करो। तब यहाँ पर ली मिस यू से कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती हो, तो मैंने तुम्हारे लिए शाओ को छोड़ दिया था, तो आखिर तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ सकती हो। तो वो इसे पैर से मारती है और फिर फैंग से कहती है कि तुमने मुझे डबल पैसे देने के लिए बात करे हो ना, तो मुझे ये डील मंजूर है। फिर फैंग तो ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर ली से पूछता है कि मैंने सुना हूँ कि तुम्हें पैसे बहुत पसंद है, तो क्या तुम ये पैसों का बैग लेना चाहोगे। तो ली को तो ये पैसों का ऑफर पसंद आता है और वो पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। तो कहता है कि जो तुमसे पीछे छुड़ाना चाह रही है तुम्हें उससे पीछे छुड़ाना होगा। तब यहाँ पर शाओ जल्दी से फैंग के पास जाकर उसे कहने लगती है कि तुम कुछ ज्यादा पैसे नहीं दे रहे उसे। तो कहता है कि फिक्र मत करो, 1 हफ्ते बाद ये पैसे भी गायब हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ली पैसों के लिए ली की बात मान जाता है और फिर वो मिस यू के पास जाकर उसे एक स्लैप लगाता है। तो वो कह रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ये कहता है कि हिम्मत क्यों नहीं होगी, तुमने भी मुझे पैसों का लालच ही देकर सेड्यूस करी थी, तभी तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड शाओ को छोड़ दिया था सिर्फ तुम्हारे लिए, नहीं तो मैं कभी उसके साथ ब्रेकअप नहीं करता। तो ये से चिल्लाती है कि तुम मेरे पीछे पड़े थे और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। फिर यहाँ पर मिस यू गुस्से में फैन से पूछती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि तुम इस ली को लाइक करती थी ना, तो मैं बस चेक कर रहा था कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को लाइक करते हो या नहीं, और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम दोनों तो बस एक दूसरे का यूज कर रहे थे। फिर यहाँ पर ली फैंग से पूछता है कि सच में ये सारे पैसे मेरे हैं ना, और फिर वो बहुत ही खुश होने लगता है। तो वो यहाँ पर शाओ आकर उसे कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम जैसे बंदे को पसंद कर रही थी। पर ली को तो शाओ की बात का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और वो फैंग से कह रहा है कि ब्रो देखो, अगर मैंने इस लड़की को डंप ना किया होता तो आज तुम दोनों साथ कैसे होते, यानी तुम दोनों का मैच मेकर मैं हूं ना, तो तुम्हें मुझे और भी पैसे देने चाहिए। फिर शाओ यहाँ पर ली पर गुस्सा होने लगती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा खराब हो। तो फैंग इसे कहता है कि जाने दो, इस जैसे पर्सन के साथ फाइट करके कोई मतलब नहीं है। और फिर फैंग ली को और पैसों के लिए ऑफर देता है कि अगर अभी तुम सभी के सामने सारी चीजें कन्फेस करोगे कि तुमने शाओ के साथ क्या क्या गलत किया, और अगर तुम अपने डिस्गस्टिंग बिहेवियर के बारे में सभी को बताओगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। तो ली तो और पैसों के लिए ये भी मान जाता है और जल्दी से टेबल पर चढ़कर सभी को बताने लगता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल भी इंसान कहलाने लायक ही नहीं हूँ। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड शाओ को धोखा दिया जिसने मेरे लिए कितना कुछ करी थी और मेरी काफी हेल्प भी करी थी, पर उसके इतने सारे पैसे यूज करने के बाद भी मैंने उसे चीट किया। पर इसमें पूरी गलती मेरी नहीं है, सब मेरी बॉस की गलती है। इस मिस यू ने ही मुझे सेड्यूस करी थी, तभी तो मैं पैसों के लिए इसके जाल में फंस गया। शाओ यहाँ पर ली की बातें सुनकर रो रही होती है। तो फैंग इसे कहता है कि देख लो, ये पर्सन तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है, इसलिए इसके बारे में सोचकर अपसेट मत हो। फिर मिस यू यहाँ पर ली को चिल्लाने लगती है कि तुम तो मुझे ये कह रहे थे कि ये लड़की तुम्हारे पीछे पड़ी है और ये बहुत ही अनलकी है, इसलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। अगर तुमने और मेरे बारे में कुछ बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए चुप हो जाओ। तो ये कहता है कि अब मुझे इतने सारे पैसे मिल गए, तुम्हें लगता है कि अब मैं तुमसे डरूंगा। और फिर ये सभी से कहता है कि आज मैं सिर्फ एक ही पर्सन को आज थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये मिला है। और फिर ये शाह को थैंक यू बोलने लगता है और फिर फैंग के पास आकर कहता है कि अगर फ्यूचर में कभी और पैसों के लिए कुछ काम करना होगा तो तुम मुझे बोलना। ली के ऐसे बिहेवियर देखकर शाह को रोना आ रहा होता है। फिर फैंग इसके आंसू पोंछने जाता है तो वो उसे रोक देती है और वो ली से कहती है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए कि अब तुम जैसे पर्सन के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और फिर वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके यहाँ से चली जाती है और इसकी बॉस को इस पर बहुत ही गुस्सा आती है और ये मिस यू सोच लेती है कि शाओ तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर इसके बाद शाओ और फैंग यहाँ कंपनी घूम रहे होते हैं, पर शाओ इतनी अपसेट होती है तो फैंग कहता है कि आखिर तुम मुंह लटका के क्यों घूम रही हो, अब तुम इस कंपनी की बॉस हो तो तुम्हें कंपनी में घूमते हुए बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए। तो शाह कहती है कि इसमें क्या ही खुश हूँ, मैंने अपनी यूथ एक ऐसे पर्सन को दे दी जो एक डॉग है, लेकिन जाने दो, अब मुझे मेरी गलती की एहसास हो गया और अब मैंने उस पर्सन को छोड़ दी तो सब ठीक है। तो फैंग इसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, वो पर्सन तुम्हारी फीलिंग्स के लिए कभी लॉयल था ही नहीं। फिर शाह फैंग को थैंक यू बोलने लगती है कि उसने उसकी विश पूरी किया और उसकी कितनी हेल्प किया। फिर शाओ यहाँ पर अपनी HR मैनेजर को देख के डरने लग जाती है और फैंग से बताती है कि वो हमेशा मुझे परेशान करती है और मुझ पे गुस्सा करती है और आज तो मैं लेट आई हूँ तो वो अभी मुझे देख लेगी तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो फैंग कहता है कि अब तुम इस कंपनी की बॉस हो, पर शाओ को फिर भी डर लग रहा होता है और तभी HR इसे देख लेती है और इसे चिल्लाने लगती है कि आज के इतने इंपॉर्टेंट दिन में भी शाओ तुम लेट हो गई हो, क्या तुम्हें यहाँ पर काम नहीं करना है। तो शाओ तुरंत ही माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझ के नहीं की। तो HR इसे कहती है कि तुम एक न्यू कमर हो, अपने आप को समझती क्या हो, रुको, तुम यहाँ पर काम करने लायक हो ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ।
तभी फैंग इस एचआर से पूछता है कि तुम क्या मुझे इग्नोर कर रही हो। तो ये कहती है कि आखिर तुम हो कौन, क्या यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हो। तो फैंग बताता है कि मैं शाओ का बॉयफ्रेंड हूँ। तो शाओ तुरंत ही कहने लगती है कि आप मिसअंडरस्टैंड मत करना, हम लोग बस फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। पर यह एचआर नहीं मानती और कहती है कि अब समझ आ रहा है, तुम्हारे पास अब बॉयफ्रेंड है इसलिए इतना ड्रेसअप होकर आई हो, तो अब तुम्हें यहाँ पर काम ही क्यों करना है, तुम अब फायर हो चुकी हो तो अपने घर जाओ। तो फैंग इसे कहता है कि फायर तो मैं तुम्हें कर रहा हूँ। तो ये कहती है कि तुम होते कौन हो, मैं यहाँ पर लोगों को फायर करती हूँ और कोई मुझे फायर नहीं कर सकता। तो फैंग कहता है कि ठीक है फिर वो तुम आज फील करोगी। फिर बाकी एम्प्लॉयज शाओ से कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर कंपनी के नए बॉस के आने का वेट कर रहे हैं, उनका वेलकम करने के लिए, इसलिए शाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, अब तुम्हारी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। फिर एचआर शाओ से पूछती है कि तुम खुद यहाँ से निकलोगी या फिर मैं तो किसी को बुलाऊं तुम्हें निकालने के लिए। तो शाओ कहती है कि आप सभी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, हम लोग यहाँ पर इस कंपनी को टेक ओवर करने आए। तो एचआर पूछती है कि टेक ओवर करने, तो क्या तुम ये कह रही हो कि इस कंपनी की नई बॉस तुम हो। तो शाओ कहती है कि हाँ मैं ही इस कंपनी की नई बॉस हूँ। फिर ये सुनकर तो ये और हंसने लग जाती है और कहती है कि तुमने सोची भी कैसे कि कोई तुम्हारी बात पर बिलीव करेगा। फिर बारी बारी सभी एम्प्लॉय शाओ से कहने लग जाते हैं कि हमने सुने हैं कि हमारी कंपनी का नया बॉस बहुत ही रिच है, क्योंकि वो हमें मार्केट प्राइस से डबल पैसे देकर इस कंपनी को खरीद रहा है, तो तुम जैसी गरीब लड़की तो वो हो ही नहीं सकती। और फिर यहाँ पर एक एम्प्लॉय तो शाओ को पुश कर देता है और वो नीचे ग्लास के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी जल्दी से फैंग शाओ को बचा लेता है। फिर वो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करता है जिसका नाम मिस्टर जो है। फैंग उसे तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर किसी को भी यकीन नहीं होता कि आखिर ये है कौन जो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को ऑर्डर दे रहा है। तभी इतने में वो मिस्टर जो यहाँ पर भागते हुए पहुंचता है और फैंग से सॉरी कहता है कि मैं लेट हो गया और आपको इतना वेट करवाया। और फिर ये सिक्योरिटी गार्ड और सभी एम्प्लॉयज को चिल्लाता है कि आखिर वो लोग मिस्टर फैंग को इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और वो सभी को बताता है कि मिस्टर फैंग ही हमारे इस कंपनी के नए बॉस हैं और इस कंपनी के चेयरमैन हैं। तो फैंग कहता है कि नहीं, आप लोग को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं इस कंपनी का चेयरपर्सन नहीं हूँ बल्कि शाओ है। तो मिस्टर जो शाओ से भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करता है और पूछता है कि फिर आपके क्या ऑर्डर्स हैं मिस शाओ। तो वो कहती है कि आपको मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी एबिलिटी पर यकीन है, आप कंपनी अच्छे से हैंडल करोगी। फिर यह चार तो डर जाती है कि शाओ तो अब इस कंपनी की नई बॉस बन गई है, फिर तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं क्योंकि मैंने तो इसे बहुत ही बुली करी हूँ। फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉयज शाओ से बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहे थे वो अब उससे बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करने लग जाते हैं और ये एचआर भी उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है और कहती है कि अब तुम हमारी कंपनी की नई बॉस हो तो हम लोग बहुत ही खुश हैं। अभी फैंग इसे जल्दी से शाओ से दूर करता है और फिर शाओ से पूछता है कि चेयर वुमेन क्या मैं आपकी जगह कुछ ऑर्डर दे सकता हूँ। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स दे सकते हो। तो यहाँ पर फैंग सभी से कहता है कि आज मैं कुछ लोगों को कंपनी से निकालूंगा जो यहाँ पे रहने लायक है ही नहीं। और फिर ये एचआर से कहता है कि तुम अब तक शाओ को बुली करती आ रही थी ना, और ये कह रही थी कि वो तुम्हारे सामने खड़े होने लायक है ही नहीं और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो अब तो शाओ के सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए अब तुम शाओ के नीचे उसकी असिस्टेंट बनने का काम करोगी। तो ये एचआर कहती है कि मैं इतने फेमस कॉलेज से पढ़ के आई हूँ तो क्या मैं इतनी छोटी जॉब करूंगी। तो फैंग इसे चिल्लाता है कि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, तुम तो इस कंपनी की एम्प्लॉय बनने लायक हो ही नहीं, इसलिए अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो चुपचाप से इस कंपनी से निकल जाओ, नहीं तो यही काम करो। फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और शाओ यहाँ पर फैंग को देखती रह जाती है और बहुत ही खुश होती है। फिर यहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज जो कि शाओ की बेइज्जती कर रहे थे वो अब उसे माफी मांगते हुए एक चांस मांगने लगते हैं। तो शाओ फैंग से कहती है कि हमें इन्हें एक बार तो माफ कर देना चाहिए और इन्हें चांस देना चाहिए क्योंकि कंपनी में इनकी जरूरत है। तो फैंग कहता है कि ये कंपनी अब तुम्हारी है तो फाइनल डिसीजन भी तुम्हारा होगा। तो शाओ बहुत ही खुश होती है और फिर यहाँ पर बाकी एम्प्लॉयज उसके पास आकर उसे थैंक यू बोलने लगते हैं और कहते हैं कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है। फिर शाओ यहाँ पर अपने सीईओ वाले ऑफिस में आ जाती है और अब उसका असिस्टेंट उसे नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिखाता है जो कि एक नए सिंगिंग कंपटीशन का है। तो शाओ पोस्टर देखती कहती है कि अच्छा, तो ये शो हमारी कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है और ये अब तक का फेमस म्यूजिक शो रहा है जिसकी वजह से हमारी कंपनी को कितना फायदा हुआ है। तभी शाओ इस पोस्टर में अपनी फेवरेट आइडल को देखकर बहुत ही खुश होती है और पूछती है कि उसके साथ जो लड़की है वो कौन है। तो असिस्टेंट बताता है कि लड़की फेमस दीवा है और इसका नाम शिन है। तो शिन का नाम सुनकर शाओ सोच में पड़ जाती है। तभी असिस्टेंट ये भी बताता है कि अगर वो लकी हुई और उसने ऑडिशन पास कर ली तो उसे अपने फेवरेट आइडल से मिलने का मौका मिल सकता है। तो शाओ मना करती है कि नहीं, मैं सिंगिंग में थोड़ी ना अच्छी हूँ जो मैं पार्टिसिपेट करूंगी। फिर फैंग यहाँ से असिस्टेंट को भेज देता है और शाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या कुछ सोच रही हो। तो शाओ कहती है कि मैं बस यही सोच रही थी कि पास्ट में अगर मेरे साथ कुछ चीजें ना हुई होती तो आज इस पोस्टर में इस लड़की की जगह मैं होती।
फिर शाओ बताने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक पे दिखाते हैं कि शाओ ने एक म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट की थी जिसमें उस लड़की शिन का भी परफॉर्मेंस चल रहा होता है और वो अपना परफॉर्म करने के बाद एक जज से जाके अकेले में बात करती है कि वो उसे उस कंपटीशन में जिता दे। तो वो शाओ की पोजीशन उसे दे देता है। फैंग को बताती है कि इस तरीके से वो उस कंपटीशन में हार गई थी और वो कहती है कि इस तरीके से मेरा सिंगर बनने का ड्रीम टूट गया था। तो फैंग से कहता है कि तुम अपना ड्रीम अब वापस पूरा कर सकती हो क्योंकि अब सारी मुश्किलें हट चुकी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और फैंग से पूछती है कि फिर क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो फैंग कुछ कह नहीं पाता है और शाओ कहती है कि सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो सिर्फ 7 दिन ही रहने वाले हो। फैंग कहता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ रहूँ या ना रहूँ, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा करोगी और अपना ड्रीम जरूर पूरा करोगी। फिर शाओ पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे गायब होने के बाद ये कंपनी मेरी रहेगी या नहीं। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स रहेगी क्योंकि हमने पहले ही पैसों से शेयर्स खरीद चुके हैं, तो पैसे तो गायब हो जाएंगे लेकिन शेयर्स तुम्हारे रहेंगे। तो ये पूछती है कि मेरी और भी विश का क्या। तो ये इसका फेस पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम अपनी ब्यूटी की बात कर रही हो। तो ये बहुत ही शाय हो जाती है। तो फ्रैंकी से समझाता है कि तुम्हें अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो शाओ बहुत ही खुश होती है और कहती है कि ठीक है अब काफ़ी लेट हो गई है तो हमें घर चलना चाहिए। फिर इसके बाद शाओ सो रही होती है और फैंग उसे देख रहा होता है और यहाँ पर वो सपने में कह रही होती है कि मैं ये कर सकती हूँ। फैंग सोचता है कि ये लड़की सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब 1 हफ्ता हो गया है और मेरे जाने का टाइम आ गया है, तो क्या इसने अपनी नेक्स्ट विश करी होगी। तभी यहाँ पर फैंग विंडो से झांक कर मिस यू को देखता है जो कि किसी गुंडे के साथ होती है और वो उसे पता करके बता देता है कि शाओ उस रिच मैन के साथ इसी विला में रहती है। डिटेक्टिव मिस यू को बताता है कि उस रिच मैन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि वो कहाँ से आया है और कहाँ रहता है और वो कौन है ये भी पता नहीं चला। तो ये कहती है कि तुम लोग सच में यूजलेस हो, आखिर वो बंदा इतना मिस्टीरियस कैसे कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर ये उस गुंडे को काम देती है कि तुम्हें मेरे लिए उस शाओ को मारना है। तो ये कहता है कि ठीक है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हम देखते हैं कि फैंग इन लोग की सारी बातें सुन लेता है और वो सोचता है कि ये लड़की तो सच में अब मुसीबत में पड़ने वाली है। फिर फैंग कहता है कि शाओ तुम मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारी जगह डिसीजन ले रहा हूँ। और फैंग सोच लेता है कि नेक्स्ट अब उसे कॉमिक के कौन से हीरो को यहाँ पर बुलाना है जो कि शाओ की हेल्प करेगा और उसे बचाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही जैसे ही शाओ की नींद खुलती है तो वो यहाँ पर फैंग को आवाज दे रही होती है, पर यहाँ पर फैंग नहीं बल्कि कोई और होता है। तो ये उसे देखकर शॉक होती है। ये हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है और इसका नाम फू है। वो यहाँ पर अपना शर्ट पहन रहा होता है और शाओ तो इसकी बॉडी देखती रह जाती है। फिर वो इससे पूछती है कि तुम हो कौन और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो इसे हेलो कहता है और बताता है कि मास्टर आप ही ने तो विश किया था ना, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पे ब्रदर फैंग ने भेजा है। तो शाओ कहती है कि वो कहाँ चला गया। फिर ये काउंट करती है कि 7 दिन इतनी जल्दी गुजर गए और ये फैंग सच में बहुत ही बुरा है जो मुझसे कुछ कहे बिना ही चला गया और कम से कम एक बाय तो बोल के ही चला जाता। तभी फू इसके नजदीक आकर इसे देख रहा होता है तो ये बहुत ज्यादा शाय हो जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हें मुझे मास्टर बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, मेरा नाम शाओ है, क्योंकि तुम अगर मुझे मास्टर बोलोगे तो मुझे बहुत ही अजीब लगेगा। तो ये कहता है कि ठीक है मास्टर। फिर ये सोचने लगती है कि अगर फैंग ने अपना डिसीजन लेकर इसे यहाँ पर भेज कर गया है तो उसका कोई रीजन होगा। फिर ये फू से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि फैंग का कैरेक्टर तो ओवर बियरिंग बॉस का था, तो तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। तभी अचानक से फू को यहाँ पर एक कॉकरोच दिख जाता है तो वो तुरंत ही उसे मार देता है। तो ये कहती है कि अच्छा तो तुम एक कुंग फू मास्टर हो। फू कहता है कि अब से तुम अपनी पर्सनल सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझे दे दो। तो ये सोचती है कि मैं तो आज तक सेफ रही हूँ, मुझे तो किसी सेफ्टी की जरूरत ही नहीं, लेकिन वो सोचती है कि मैं इसे हरा नहीं सकती हूँ तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी। फिर वो कहती है कि तुम सही कह रहे हो, मुझे सच में एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। और फिर सोचती है कि वैसे अब मैं कंपनी की चेयरवुमेन बन गई हूँ तो बहुत ही ज्यादा रिच हो गई हूँ, तो इसका मतलब है कि एक बॉडीगार्ड रखना तो मेरे लिए नॉर्मल है और फैंग ने सही में इसे मेरे लिए सोच समझ कर चुना है। तभी यहाँ पर फुई से पूछने लगता है कि तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी विश क्या है। तो शाओ सोच लेती है कि अब वो अपना सिंगर बनने का ड्रीम पूरा करेगी, इसलिए वो यहाँ कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है जहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर सिंगिंग कंपटीशन के लिए आए होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छी सिंगिंग नहीं आ रही होती है। तो जजेस सोचते हैं कि इस साल के पार्टिसिपेंट बिल्कुल अच्छे नहीं है। हम देखते हैं कि वो शिन नाम की लड़की भी यहाँ पर जज होती है और जैसे ही वो यहाँ पर शाओ को देख लेती है तो उसे पूछती है कि तुम इतनी ओल्ड होने के बाद भी यहाँ पर आ गई, क्या हुआ तुम्हारा सिंगर बनने का ड्रीम फिर से जाग गया। तो शाओ कहती है कि जब तुम जैसी पर्सन इस कंपटीशन की जज बन सकती है तो आखिर मैं यहाँ पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं आ सकती। तो शिन कहती है कि ठीक है मैं भी देख लेती हूँ कि तुम क्या कर लोगी, क्योंकि जज मैं हूँ तो डिसीजन मेरा होगा। शाओ कहती है कि इस स्टेज पर इंसाफ के साथ ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं तो तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। तो शिन कहती है कि ठीक है फिर देख लेते हैं और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तो फुई से पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन थी।
तभी इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि शाओ का नंबर आ गया है। फिर शाओ जब स्टेज पर सिंगिंग करने जाती है तो सभी ऑडियंस को उसकी सिंगिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और साथ ही जजेस को भी। पर शीन को यहाँ पर गुस्सा आ रही होती है और फिर वो उसके सिंगिंग के बारे में बुराई करती है कि उसकी सिंगिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी और बल्कि वल्गर थी। पर उसे छोड़कर बाकी सभी लोग यहाँ पर शाओ की तारीफ करते हैं और जजेस भी शाओ से कह देते हैं कि उसने इस राउंड को पास कर लिए। फिर शाओ बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और यहाँ पर फू से आके पूछती है कि बताओ मेरी सिंगिंग कैसी थी, मैं तो कितना ज़्यादा नर्वस हो गई थी। तो फू कहता है कि तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा गाई। फिर इसके बाद शाओ सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में भी अच्छा करती है और फिर वो इस कंपटीशन की विनर बन जाती है। और जो शाओ का आइडल रहता है वो उसको तो शाओ की सिंगिंग बहुत पसंद आती है और वो उसकी काफ़ी तारीफ करता है। फिर हम देखते हैं कि ये म्यूजिक शो टीवी में आ रहा होता है और तभी शीन यहाँ पर किसी क्लाइंट के साथ होती है और वो तो शाओ को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि इस न्यू कमर की तो सिंगिंग कितनी अच्छी है, अगर हम इसे अपनी कंपनी में ले लेंगे तो मुझे बहुत ही फायदा होगा। पर ये तो शाओ की बुराई करने लग जाती है और कहती है कि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसे बिल्कुल मत लेना। तो ये मिस्टर वांग तुरंत ही मान जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बात ही सुनूंगा। ये टैलेंटेड है तो क्या हुआ, बस एक न्यू कमर है, ऐसी कई आएंगी और कई जाएंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फू यहाँ पर शाओ को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कॉम्पिटिशन में जीतने के लिए और कहता है कि मेरी मास्टर सबसे बेस्ट है। तो कहती है कि तुम्हारी लाइन सच में बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग है, तुम मुझे मास्टर क्यों कह रहे हो, क्या ये लाइन सेट हो चुकी है और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो फू कहता है कि मुझे तो ये लाइन्स बड़ी पसंद है, इससे पता चलता है कि मैं आखिर किसका हूँ और मेरी मास्टर कौन है। शाओ कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बोलना है वो बोल लो। फिर ये बताने लगता है कि वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, जो मेरे साथ रहता है तो उसके साथ सब अच्छा ही होता है। तो शाओ कहती है कि अच्छा तो तुम अपने आप को लकी पेट कह रहे हो, और फिर वो उसकी बॉडी की तारीफ करने लगती है कि वो सच में एक टीवी शो के लिए सुटेबल है। तो ये इसके एकदम ही क्लोज चला जाता है और कहता है कि लगता है मेरी मास्टर को मेरा अपीयरेंस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शाओ सोचते रह जाती है कि इस बार वाले कॉमिक कैरेक्टर को तो क्या क्या लाइन बोलने आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली तो यहाँ बार में एंजॉय कर रहा होता है और लड़कियों से कहता है कि अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, मैं जो चाहे वो करूँ, मेरी खुशी वाले दिन चल रहे। अब तभी यहाँ वेटर आकर ली को बिल भरने के लिए बोलता है। तो कहता है कि बस 36,000, ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे चुटकियों में पे कर देता हूँ। और फिर ये तुरंत ही अपना पर्स खोलकर पैसे देने वाला होता है, पर पर्स में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। ये देखकर ही शॉक होता है और फिर अपने पॉकेट वगैरह चेक करता है, पर उसे वहाँ पे भी पैसे नहीं मिलते और ना ही अपना कोई कार्ड मिलता है। तो फिर ये वेटर को लेकर अपने होटल रूम में जाता है और कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत पैसे, मैं तुम्हें अब भी देता हूँ। फिर ये सारे पैसों का बैग खोलकर उसे दिखाने लगता है कि देखो मेरे पास कितने सारे पैसे। तो वेटर चिल्लाता है कि कौन से पैसे। तो ली भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि इन सब में तो कोई पैसे है ही नहीं। फिर वेटर इसे चिल्लाने लगता है कि तुम बस एक फ्रॉड हो जो यहाँ पर हमारा फायदा उठाने आए थे। एक तो तुमने हमारे बार में सारी महंगी महंगी ड्रिंक करे और टॉप मॉडल्स को हायर भी किया, और अब बिल भरने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो ली से चिल्लाता है कि मैं एक मल्टी मिलियनर हूँ, मेरे बारे में ऐसा मत बोलो, और जरूर तुमने ही पैसे चुराए होंगे और मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। रुको, अपने मैनेजर को यहाँ पे बुलाओ। तो ये वेटर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता है जो कि ली को पकड़ के यहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तो ली कह रहा होता है कि मेरे पैसों के बारे में पता लगाओ, मेरे पैसे कहाँ चले गए, अपने मैनेजर को बुला दो। पर ये लोग इसकी कोई भी बकवास नहीं सुनते हैं और होटल से इसे बाहर निकालकर इसके कपड़े वगैरह भी फाड़ देते हैं। तो वो इन लोगों से कहता है कि जरूर तुम लोगों ने मेरे पैसे चुराए हो ना। तो ये वेटर कहता है कि अगर तुमने फिर से हम पे झूठा इल्जाम लगाया और या फिर यहाँ पर और बकवास की तो तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। ऐसा बोलकर वो लोग अपने होटल में चले जाते हैं और फिर ली सोचने लगता है कि बिना पैसों के अब मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। और फिर ये सोचता है कि हाँ, शाओ तो अमीर हो चुकी है, तो अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं वापस से उससे पैसे ले सकता हूँ। फिर यहाँ पर हम मिस यू को देखते हैं। उसका असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि उसके अकाउंट में से सारे पैसे गायब हो गए। तो ये सुनकर ये शॉक होती है और सोचने लगती है कि शाओ और उस मिस्टीरियस मैन ने मेरी कंपनी खरीदे थे और उन लोगों ने मुझे इतने सारे पैसे दिए थे, तो जरूर इन सब का उन लोगों से कुछ लेना देना होगा। फिर मिस यू अपने उसी गुंडे को कॉल करती है जिसको उसने हायर करी थी और उसे पूछती है कि उसने जो उसे काम दी थी वो हुआ कि नहीं। तो वो इसे मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि विला तो पूरा खाली है और वहाँ पर कोई है ही नहीं, तो ये लोग शाओ को ढूंढे कहाँ से। तो ये सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे, क्या उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता लग गया। तो ये गुंडा कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तो यहाँ पर नजर रखा हुआ था और मुझे तो वो शाओ के साथ वाला मिस्टीरियस मैन नजर आया ही नहीं। फिर यहाँ पर डिटेक्टिव सारी फोटोज देखकर बताता है कि उस बंदे की तो फोटो भी गायब हो गई है। तो ये देखकर मिस यू शॉक होती है और सोचती है कि आखिर ये चीजें कैसे हो सकती है, अब तो सिर्फ वो लड़की ही हमें इस मिस्टीरियस मैन के बारे में बता सकती है। तो ये गुंडा कहता है कि लेकिन आखिर वो शाओ सीक्रेटली कहाँ पर जाकर छुप गई है। तभी इतने में ये लोग वो सिंगिंग कंपटीशन की न्यूज देख लेते हैं और इन लोगों को पता लग जाता है कि शाओ सिंगिंग कंपटीशन के लिए गई है।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर फू के साथ होती है। तभी यहाँ पर स्टार कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि मेरे बॉस मिस्टर वांग आपसे मिलना चाहते हैं। आप काफी टैलेंटेड है और मेरे बॉस को बहुत ही पसंद आई है, तो आपसे वो बात करना चाहते हैं। फिर फू भी शाओ की तारीफ करता है कि देखा तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो कि तुम्हें इतनी जल्दी काम भी मिल रहा है। फिर शाओ मिस्टर वांग से बात करने के लिए जाती है तो असिस्टेंट कहता है कि फू उसके साथ अंदर नहीं जा सकता, तो शाओ से इशारा करती है कि वो अभी बात करके आ जाएगी। मिस्टर वांग इसे अपनी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे बताता है कि वो उसे अपनी कंपनी का आर्टिस्ट बनाना चाहता है, पर वो उसे काफी कम पैसे दे रहा होता है और उसे कोई एडवांटेज भी नहीं दे रहा होता है। तो इस वजह से शाओ उसके साथ काम करने के लिए मना कर देती है। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं काम करोगी तो तुम्हें कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। तो भी शाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती और यहाँ से चली जाती है। और फिर ये मिस्टर वांग शिन को कॉल करके इस बारे में बता देता है कि उसने मेरी कंपनी में काम करने के लिए नहीं मानी है और तुम फिक्र मत करो, मैं कोई और कंपनी को भी उसे साइन करने नहीं दूंगा। और फिर शाओ यहाँ पर फू से बताती है कि वो मुझे मेरा ड्रीम पूरा करने से रोकना चाहता था, इसलिए मैं अब किसी भी कंपनी के अंडर काम नहीं करूंगी। तो वो कहता है कि हाँ तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो और तुम अपने दम पर कर सकती हो। फिर रास्ते में जाते हुए बारिश होने लगती है तो शाओ कहती है कि ये मौसम भी कितना अजीब है, अचानक से बारिश हो गई। तभी फू इसे अपने कोट से कवर करता है और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यू का डिटेक्टिव इन लोगों को देख लेता है और वो उसे बता देता है कि शाओ हमें दिख गई है। अब तभी यहाँ पर फू कोई काम से शाओ को वेट करने का बोलकर चला जाता है और तभी यहाँ पर शाओ के सामने एक कार रुकती है जिसमें उसका आइडल बैठा होता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ कार में आ जाओ, मुझे तुमसे शो के बारे में कुछ खास बात करनी है। तो शाओ सोचती है कि फू अभी यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो वो इसके साथ चली जाती है। फिर वो यहाँ कार में उससे काफी सारी बातें करता है और फिर उसे डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट लेके जाता है और यहाँ पर उसके हाथ टच करने लगता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ रहेगी तो फ्यूचर में उसे बहुत फायदा मिलेगा। तो शाओ जल्दी से उससे दूर हो जाती है और पूछती है कि आखिर वो ये क्या बात कर रहा है। तो ये कहता है कि तुम इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हारा सपोर्टर बन सकता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे अपना कार्ड दे रहा होता है। तो शाओ फिर भी पूछने लगती है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो ये कहता है कि तुम बच्ची की तरह क्यों बिहेव कर रही हो, ये होटल का रूम कार्ड है और क्या। तो शाओ कहती है कि मैंने इस सिंगिंग कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट की थी क्योंकि मैं अपने पुराने ड्रीम को पूरा करना चाहती थी और अपने पास्ट के रिग्रेट को खत्म करना चाहती थी, पर अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने तो बहुत अच्छा की थी इस ड्रीम को छोड़कर। मुझे अब ऐसी दुनिया में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। और मिस्टर जो, अब तक मैंने आपको अपना आइडल मानी थी और मैं आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल बंदा समझती थी, पर मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे टाइप के होंगे। तो वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें इतना अच्छा मौका दे रहा हूँ, चुपचाप से इसका फायदा उठा लो। ऐसा बोलकर उसके पास जा रहा होता है। तो ये कहती है कि अब मुझे कोई सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो इसलिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। तो ये कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और फिर वो इसे हैरेस करने की कोशिश करने लग जाता है और शाओ हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर फू आकर इस बंदे को मारता है और शाओ जल्दी से फू के पास आ जाती है। तो वो इस बंदे से कह देता है कि इसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो शाओ को लेकर चला जाता है और तभी शिन्या अंदर वाले रूम से बाहर निकलती है और जोई से कहता है कि मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी हेल्प कर सकता था। तो कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, अब शाओ अपना सिंगर बनने का ड्रीम छोड़ देगी और अपनी वही ऑर्डिनरी लाइफ जिएगी जहाँ से वो बिलोंग करती है। जो कहता है कि अब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प किया हूँ तो मुझे भी रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ शाओ यहाँ अपसेट होती है तो फू से कहता है कि मास्टर अगर तुम अपसेट हो तो रो लो। तो शाओ कहती है कि अगर ऐसा बोलोगे तो मुझे और रोना नहीं आ रहा है। तो ये कहता है कि अपसेट होना बंद कर दो, ये वर्ल्ड वैसे भी इम्परफेक्ट है, इसलिए हमें अपने आप को हमेशा वैसे ही रखना चाहिए जैसे हम हैं, तभी हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही शाओ की नींद खुलती है तो फू इसे न्यूज़ दिखाता है कि उसके और उसके आइडल जो के बारे में न्यूज़ फैल गई है और उन लोग की कार में बैठी वाली फोटोज भी लीक हुई है। ये कहती है कि आखिर ये सब क्या है। तो फू इसे चिल्लाता है कि अगर कल तुमने मुझे रोकी ना होती ना तो मैं उसे अच्छे से मार के सबक सिखाता। अब तभी यहाँ पर कोई डोरबेल बजाता है और ये लोग जैसे दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आकर शाओ से सवाल करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसका और उसके आइडल मिस्टर जो का कुछ रिलेशन चल रहा है और क्या वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है जैसा कि बाहर रूमर फैल रही है। ये लोग शाओ को सवाल पूछते हुए डराने लग जाते हैं और तभी वो नीचे गिरने वाली होती है, पर वो जल्दी से उसे बचा लेता है और फिर वो इन सभी रिपोर्टर को चिल्लाता है और इन लोगों को यहाँ से भगाकर दरवाजा बंद कर लेता है। फिर शाओ यहाँ पर अपसेट होने लगती है कि आखिर ये सारी चीजें ऐसे कैसे हो गई। तो ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए उसे मार के जाके सबक सिखाता हूँ। तो शाओ इसे रोक लेती है और कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि अगर तुम ये सब प्रॉब्लम से बचना चाहती हो तो तुम एक और विश करो, अगर तुम फिर से एक ऑर्डिनरी सी लाइफ जियोगी तो तुम्हें ये सारी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये सारी न्यूज खुद ही हट जाएगी। फिर शाओ को कुछ आइडिया आता है और वो कुछ सर्च करने लग जाती है
और इसे कहती है कि मुझे शक हो रहा है कि आखिर वो मिस्टर जो मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। क्या मैंने उसे रिजेक्ट की इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था, या फिर इसके पीछे किसी की चाल है। तभी फूई से एक वीडियो दिखाता है और शाओ देखती है कि जो के साथ शीन है। ये पूछती है कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली, तो ये बताता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मिस यू का डिटेक्टिव जब इन लोग की फोटोज वगैरह ले रहा था तो इसने उसकी यूएसबी ड्राइव ले लिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शीन और जो साथ में होते हैं और शीन पूछती है कि अगर मिस्टर वांग को इस बारे में पता लग गया तो कि हम दोनों साथ हैं। तभी इतने में यहाँ पर फू आ जाता है और इसे देखकर जो तुरंत ही पहचान जाता है और कहता है कि तुम तो उस शाओ के बॉडीगार्ड हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। देखो अगर तुमने हमें चोट पहुंचाए ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा क्योंकि हम लोग बहुत ही फेमस है। वो कहता है कि मैं तुम लोग को एक ही चांस दे रहा हूँ, मैं तुम दोनों में से एक की जान छोड़ दूंगा, तो तुम लोग डिसाइड कर लो कि कौन यहाँ पे रहने वाला है और कौन बच के जाने वाला है। तो ये जो कह देता है कि तुम शीन को यहाँ पे रख लो, मैं यहाँ से जाता हूँ। तो शीन कह रही है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो ये कहता है कि देखो तुम बस एक छोटी मोटी सी सिंगर हो और मैं बहुत ज्यादा फेमस हूँ, तो इस इंडस्ट्री को मेरी ज्यादा जरूरत है तुमसे कहीं ज्यादा। तो शीनी से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे फैंस को इस बारे में पता चल गया कि तुमने मुझे पाने के लिए शाओ को फ्रेम करने की कोशिश करे और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाए तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारा भी नाम खराब हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की पोल खोले जा रहे होते हैं और फू सीसीटीवी के जरिए इस सारी वीडियो को लाइव स्ट्रीम कर देता है और इन लोग के सारे फैंस इन लोग की असलियत जान जाते हैं कि इस शीन की वजह से ही शाओ कंपटीशन में हार गई थी, नहीं तो आज वो उसकी जगह होती। फिर ये सब देखकर शाओ तो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसका बदला पूरा हुआ। शीन ने उसका सपना तोड़ी थी ना, और अब उसका नाम खराब हो चुका है कि उसने उसके साथ ये सब की थी। फिर मिस्टर वांग भी ये वीडियो देख लेते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि शीन उन्हें धोखा दे रही थी और उसका तो जो के साथ अफेयर चल रहा है। इन्हें बहुत ही गुस्सा आती है कि शीन उनके साथ है ही नहीं। तभी यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर स्टार मीडिया कंपनी की सीईओ उनसे मिलने आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और अभी न्यू सीईओ है। फिर ये मिस्टर वांग देखता है कि वो कोई और नहीं शाओ होती है और वो यहाँ पर आने वाले म्यूजिक कंपटीशन के बारे में बात करने आई होती है कि वो लिन और जो दोनों को ही जजेस के पोजीशन पर से हटाना चाहती है। फिर यहाँ पर लिन और जो की बेइज्जती होती है और इन लोग को अपनी जजेस की पोजीशन छोड़कर जाना पड़ता है और सभी फैंस खुश हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये भी अनाउंस हो जाता है कि शाओ ने इस कंपटीशन से खुद विथड्रॉ कर लिए। तो सभी फैंस अपसेट हो जाते हैं कि वो तो इतनी टैलेंटेड थी तो उसने ऐसा क्यों की। वो यहाँ पर शाओ से पूछता है कि तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं फील हो रहा है ना। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने अब अपने आप को प्रूफ कर ली हूँ तो मेरे लिए यही काफी है, और वैसे भी मैं इस इंडस्ट्री में अब नहीं आना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यू यहाँ पर अपने हायर किए हुए गुंडे को चिल्ला रही होती है कि वो अब तक कुछ भी नहीं कर पाया। फिर ये कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं करता हूँ ना। और फिर यहाँ पर शाओ के एक्स बॉयफ्रेंड ली को किडनैप करवा लेता है और उसे धमकी देकर काम करने के लिए बोलता है कि वो जाकर शाओ को कैसे भी करके अपने बातों में फंसाए और उसे यहाँ पर लेकर आए, तभी वो उसकी जान को छोड़ेंगे, नहीं तो वो गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली शाओ को कॉल करके उसे माफी मांगने के बहाने बाहर मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि प्लीज मुझे एक बार लास्ट बार मिलने का मौका दे दो। वो पहले तो उसे काफी मना करती है पर फिर मान जाती है और यहाँ पर ली काफी एक्टिंग कर रहा होता है और शाओ को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा तुम्हें चीट नहीं करूंगा। पर शाओ उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और वो यहाँ से जाने लगती है। पर ली तो जल्दी से इसे बेहोश करके उसी गुंडे के पास ले आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए मुझे तो ये करना ही था। फिर यहाँ पर मिस यू आ जाती है और शाह को पता लगता है कि इन गुंडों को उसने हायर किए। वो कहती है कि आज तक मुझे किसी ने भी प्रवोक नहीं किया और तुम पहली हो जिसने मुझसे पंगा लिए। वो यहाँ पर शाह से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और तुम ये बताओ कि वो मिस्टीरियस मैन अचानक से गायब कैसे हो गया है और आखिर तुम दोनों के पास इतने पैसे आए कहाँ से। शाह कहती है कि आखिर मैं ये तुम्हें क्यों बताऊंगी। तो मिस यू कहती है कि ठीक है फिर अब तुम बचोगी नहीं। और फिर ये गुंडे यहाँ पर शाह को मारने वाले होते हैं, पर तभी यहाँ टाइम पर वो यहाँ पर शाह को बचाने के लिए आ जाता है और उसे बताता है कि अब उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है। तो ये अपसेट हो जाती है कि क्या 7 दिन इतनी जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना तो अब मैं तुम्हें इन सब से बचाऊंगा। और फिर ये कि करके इन सभी से फाइट करता है और शाह को यहाँ से बचा के लेके जाता है। फिर इसके बाद वो घर पहुंचने के बाद उससे इस बारे में डिस्कस करता है कि अब वो थोड़ी देर में गायब हो जाएगा तो उसे अपनी नेक्स्ट विश मांगनी चाहिए और अपना नेक्स्ट कॉमिक हीरो चुनना चाहिए। तो शाह तो रोने लग जाती है और कहती है कि मैं ये और कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सेपरेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो यहाँ पर वो को किस कर लेती है। फिर वो भी उसे किस करने जा रहा होता है कि इतने में वो गायब हो जाता है क्योंकि उसका 7 दिन का टाइम अब कंप्लीट हो गया था। फिर शाह सोचती है कि अब मुझे अपने आप को समझाना चाहिए कि ये सब बस एक ड्रीम है और मुझे इसे ड्रीम समझकर ही भूल जाना चाहिए।
हम देखते हैं कि मिस यू का डिटेक्टिव तो इसकी सारी फोटोज ले रहा होता है और फिर वो उसे आकर ये सारी न्यूज़ दे देता है कि कैसे वो बंदा अचानक से गायब हो गया और वो यहाँ पर उसे वो कॉमिक बुक भी लाके दे देता है। और तभी इतने में कॉमिक बुक में से वो थर्ड वाला मेल लीड भी बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मिस यू तो शॉक हो जाती है और ये इसे अपना मास्टर समझ लेता है और पूछने लगता है कि मुझे तुम्हारी कौन सी विश पूरी करनी है। फिर ये इसकी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि पिछले दो भी कॉमिक बुक में से आए हुए थे और इसलिए वो उसकी सारी विशेस पूरी कर रहे थे। फिर ये इसके सामने इसकी मास्टर बनने की एक्टिंग करती है और ये इससे पूछती है कि तुम्हें क्या आता है, तो ये बताता है कि मुझे हैकिंग करना आता है। तो फिर ये इसे शाओ की कंपनी को हैक करने का काम दे देती है और फिर शाओ को यहाँ पर बैड न्यूज़ मिलती है कि उसकी कंपनी को किसी ने हैक कर लिया है और सारे डेटा ले लिए। तो शाओ को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसाइड करना पड़ता है कि उसे अब अपने कॉमिक हीरो को बुलाना चाहिए जो कि उसकी विश पूरी करेगा और उसकी हेल्प करेगा। फिर यहाँ पर वो अपने फोर्थ मेल लीड को बुला लेती है और उससे हेल्प मांगती है, तो वो इस कंपनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। फिर शाओ बहुत ज्यादा खुश होती है कि इन लोगों ने उसकी लाइफ में आकर उसकी कितनी सारी विशेस पूरी करें। फिर यहाँ पर मिस यू तो उस कॉमिक वाले हीरो का यूज कर रही होती है और वो शाओ को मारने के लिए उसे लेकर आ जाती है। पर यहाँ पर शाओ के पास वाला जो फोर्थ मेल लीड होता है वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो ये कहती है कि तुम रुको, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर वो अपनी नेक्स्ट विश मांगती है जिसमें वो पुराने दोनों को वापस आने के लिए बोलती है। तो मैजिक से वो दोनों आ जाते हैं और शाओ उनसे जाकर मिलती है और बहुत खुश होती है। और फिर फैंग और फू दोनों ही मिलकर इन सारे गुंडों को हरा देते और ये लोग उस तीसरे वाले मेल लीड को भी बताते हैं कि उसकी असली मास्टर शाओ है और मिस यू ने उसे झूठ बोली थी। फिर इसके बाद ये चारों कॉमिक बुक वाले हीरो कहने लग जाते हैं कि अब उन लोगों का वापस से गायब होने का टाइम आ गया है। तो शाओ कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर मेरी विशेस पूरी हो रही है तो अब मैं एक और विश मांगूंगी। और फिर शाओ विश करती है कि वो चारों हमेशा उसके साथ रहे। फिर से कुछ मैजिक होता है और ये चारों नोटिस करते हैं कि अब वो लोग कॉमिक बुक वाले हीरो नहीं रहे बल्कि इस दुनिया के इंसान जैसे बन चुके हैं। फिर ये सभी बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और शाओ भी बहुत ही खुश होती है कि अब ये चारों हमेशा उसके साथ रहेंगे। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।